ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं रिएक्शन टरबाइन की तरफ। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन देखा था और आज हम लोगों को रिएक्शन टरबाइन समझना है। हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया था कि इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे। पहले केस में जब हमने कहा था कि टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी उपलब्ध होती है, यानी चेंज किस में होता है, काइनेटिक एनर्जी में होता है, और उसके कारण आपकी टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करती है। अब जब हम रिएक्शन टरबाइन पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि जो एनर्जी में चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी में तो होगा ही, प्रेशर एनर्जी में भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इसी चेंज इन एनर्जी के कारण आपको वर्क डन मिलता है। तो मतलब समझ रहे हैं कहने का कि टरबाइन के रिएक्शन टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है और प्रेशर एनर्जी भी अवेलेबल है, यानी इन दोनों के कारण आपको क्या मिलने वाला है, वर्क मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। अब पहले के केस में जब हमें इंपल्स टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण मिला था तो उस टरबाइन को हमने क्या कहा था, इंपल्स टरबाइन कहा था। और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है और प्रेशर एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन टरबाइन। वास्तव में इसको हम इंपल्स रिएक्शन टरबाइन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ रिएक्शन ना बोल करके क्या बोलना सही रहेगा, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि यहां वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंज के कारण भी मिल रहा है। तो इसमें ऑलरेडी क्या छुपा हुआ है, इंपल्स टरबाइन छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन टरबाइन को ही कई जगह बुक्स में क्या लिखा रहता है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। और ऐसा क्यों, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण जो वर्क हो रहा है उसके लिए हमने इंपल्स टरबाइन नाम दिया था। तो इंपल्स टरबाइन तो है ही, और चूंकि प्रेशर में भी चेंज हो रहा है उसके कारण एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होता है, ठीक ना। और इसीलिए इसका एग्जैक्ट नाम क्या होना चाहिए, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। ठीक है। दूसरी चीज हमें समझनी है, इस बात को समझना है कि कैसे रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी में चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हमने समझा था, हमने बात की थी कि जो टरबाइन का वर्क मिलता है वो चेंज इन मोमेंटम के कारण मिलता है। किसका मोमेंटम, स्टीम के मोमेंटम में होने वाले चेंज। इंपल्स टरबाइन में नोजल लगा हुआ था जो प्रेशर एनर्जी के बदले किसे बढ़ाता था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाई वेलोसिटी। अब इस हाई वेलोसिटी से स्टीम जाकर किससे टकराती थी, मूविंग ब्लेड से टकराती थी। तो हाई वेलोसिटी से जब टकराएगी तो स्टीम की वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, मास इनटू वेलोसिटी ही क्या होता है, मोमेंटम होता है। मास गुना वेलोसिटी ही क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो शुरुआत में मास सेम था और वेलोसिटी हाई थी, टकराने के बाद मास तो वही रहा बट वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज हुआ और यूं कहें मोमेंटम में जो चेंज हुआ, इसी के कारण आपको क्या मिला, वर्क डन मिला। बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर में ऐसा क्या होने वाला है भाई, जब प्रेशर एनर्जी हम कहते हैं कि रिएक्शन टरबाइन के इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी मौजूद है। तो ये प्रेशर एनर्जी मौजूद होने को हम कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि प्रेशर एनर्जी में भी बदलाव हो रहा है। इसके लिए आपको ब्लेड के डिजाइन को देखना होगा। हमने बात की थी कि इंपल्स टरबाइन में जो ब्लेड होते हैं उनका शेप कैसा होता है, प्रोफाइल टाइप। कैसा होता है, प्रोफाइल टाइप। जबकि रिएक्शन टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं ये एरोफॉइल टाइप के होते हैं। कैसा रहता है इनका डिजाइन, एरोफॉइल। एरोफॉइल और कहां पे यूज होता है, हवाई जहाज के जो विंग होते हैं उनका डिजाइन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा होता है, एरोफॉइल होता है। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो एरोफॉइल टाइप के होते हैं, जिसके कारण इसकी डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डिजाइन
कॉम्प्लेक्स और मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो कॉस्टली हो जाएगी। अगर कॉम्प्लेक्स डिजाइन को मैन्युफैक्चर करना है तो कीमत क्या खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा। लेकिन फायदे ज्यादा हैं, इससे जो हमारा पावर जनरेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होता है, ठीक ना। तो एरोफॉइल डिजाइन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है। दूसरी चीज, इंपल्स टरबाइन में दो ब्लेड के बीच का जो गैप था वो एक समान था। दो ब्लेड के बीच का जो गैप था वो कैसा था, एक समान। रिएक्शन टरबाइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दो ब्लेड के बीच का जो गैप है वो एक समान ना होकर के नोजल के शेप में होता है, यानी स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। पहले ये गैप ज्यादा रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा, उसके बाद और कम, फिर ऐसे ब्लेड के बीच का गैप क्या होते रहता है, कम होते रहता है। तो नोजल में तो प्रेशर में चेंज हो ही रहा है, ठीक ना। क्योंकि मूविंग ब्लेड का जो शेप है वो भी कैसा है, कन्वर्जिंग है। कल मैंने बताया था, कन्वर्जिंग का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या होना, घटना। यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और आगे और कम हुआ। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है तो इसे हम कन्वर्जिंग शेप कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड की यही जो खासियत है कि ब्लेड के बीच का गैप लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कन्वर्जिंग शेप में होता है, जिसके कारण यह भी एक नोजल की तरह कार्य करता है। यह भी किसके जैसा काम करता है, जस्ट लाइक नोजल। क्योंकि नोजल में यही होता है, शुरुआत में क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा और आगे कम। तो यहां पर वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ज्यादा, और इधर वेलोसिटी कम। बात समझ में आ रही है। यानी रिएक्शन टरबाइन में, अथवा सब पीछे जाके देखें इंपल्स टरबाइन में, इंपल्स टरबाइन में जो प्रेशर में चेंज होता था सिर्फ और सिर्फ नोजल में होता था। ना तो फिक्स ब्लेड में कोई चेंज था और ना ही मूविंग ब्लेड में चेंज था। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में सिचुएशंस बिल्कुल अपोजिट है। यहां नोजल में तो चेंज होना ही होना है, मूविंग ब्लेड के अंदर भी प्रेशर में क्या होगा, चेंज होगा। यानी अब यहां प्रेशर में चेंज मिल रहा है, यानी प्रेशर में चेंज, यहां का प्रेशर ज्यादा और यहां का प्रेशर, यानी प्रेशर एनर्जी भी तो यूज हुई। इसीलिए कहते हैं कि रिएक्शन टरबाइन के केस में काइनेटिक एनर्जी तो उपलब्ध थी ही थी, प्रेशर एनर्जी भी उपलब्ध है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसीलिए ये चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि स्टीम टरबाइन को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उसकी गवर्निंग कैसे कर रहे हैं, उसमें डिजाइन किस तरह का शेप है, साइज कैसा है, स्टीम कहां पे इन कर रहा है, बहुत सारे मेथड हैं क्लासिफाई करने के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड अपॉन द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। टरबाइन के इनलेट पे किस तरह की एनर्जी अवेलेबल है, इसके आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है स्टीम टरबाइन का, दैट इज इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रिएक्शन टरबाइन क्या है और इंपल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन से कैसे अलग है भाई, ठीक ना। ध्यान रहे, यहां पर रिएक्शन टरबाइन में आपको नोजल देखने के लिए नहीं मिलेगा। नोजल के स्थान पर कौन रहेगा भाई, फिक्स ब्लेड। यहां फिक्स ब्लेड ही नोजल की तरह कार्य करता है, ठीक ना। पिछले केस में क्या था, नोजल अलग था, फिक्स ब्लेड अलग था और मूविंग ब्लेड अलग था। लेकिन यहां पर एज सच बोल के कि नोजल है ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां जो फिक्स ब्लेड है वो बिल्कुल कैसे काम करेगा, एज अ नोजल। वो नोजल का तो वर्क परफॉर्म करेगा ही करेगा, साथ ही स्टीम को गाइड भी करेगा, सही डायरेक्शन में भेजेगा। यानी यहां फिक्स ब्लेड दोनों काम करता है। जबकि इंपल्स टरबाइन के केस में फिक्स ब्लेड सिर्फ एक काम करता था, स्टीम को सही दिशा देने का काम। जबकि यहां पर जो फिक्स ब्लेड है वो दिशा देने के साथ साथ नोजल का काम भी करता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड के अंदर या फिक्स ब्लेड के अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जबकि रिएक्शन टरबाइन के केस में फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों में ही प्रेशर में चेंज होता है। इंपल्स टरबाइन में ब्लेड का जो शेप था वो प्रोफाइल टाइप था,
जबकि रिएक्शन टरबाइन में ब्लेड का जो शेप है वो एरोफॉइल टाइप का होता है। रिएक्शन टरबाइन एरोफॉइल टाइप ब्लेड होने के कारण इसकी जो लागत है, जो कीमत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो क्या है, ज्यादा है और डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि इंपल्स टरबाइन में जो ब्लेड लगे हैं उनका डिजाइन सिंपल है, जिसके कारण उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन के बीच में। अब इसका भी एक डायग्राम, जैसे कल हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था, लाइन डायग्राम, जिसको कि हम लोग वेलोसिटी डायग्राम कहते हैं। इसका वेलोसिटी डायग्राम भी ड्रॉ करके देखते हैं कि इसमें किस तरह से बदलाव होता है। ठीक ना, देखते हैं कि रिएक्शन टरबाइन कैसे काम करता है। ये मैंने रिएक्शन टरबाइन के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। रिएक्शन टरबाइन के हमारे एग्जांपल कौन कौन से हैं भाई? हीरोज टरबाइन एंड पार्सन टरबाइन। ठीक है ना, देखेंगे हीरोज टरबाइन की क्या खासियत है और पार्सन टरबाइन की क्या खासियत, दोनों को देखेंगे। लेकिन अभी इसको देखने के बाद यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहीं भी नोजल नहीं बनाया है। यहां पर दो ही चीजें हैं, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। ठीक है, हमने एक चीज और कही थी कि कंपाउंडिंग की आवश्यकता रिएक्शन टरबाइन में नहीं होती। ये बात हमने बताई थी। कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जाती है? इंपल्स टरबाइन के लिए। ऐसा क्यों? ध्यान से समझें, रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो फिक्स ब्लेड में तो हो ही रहा है। आगे जब स्टीम मूविंग ब्लेड में जाती है तो वहां भी क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यानी हर मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप। ठीक ना, धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जबकि इंपल्स टरबाइन में क्या था? नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता था और मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता था। जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां फिक्स ब्लेड हो या फिर मूविंग ब्लेड, सभी में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इसलिए एक साथ प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा। आप देखिए, यहां से यहां आकर के प्रेशर ड्रॉप, बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, हम बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। इसलिए ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप के कारण आरपीएम बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाता है। इसीलिए कंपाउंडिंग की आवश्यकता रिएक्शन टरबाइन में नहीं पड़ती। क्या रीजन है भाई? ग्रेजुअल प्रेशर ड्रॉप। रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो सडनली नहीं होता है, आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। इसीलिए कंपाउंडिंग की आवश्यकता हमको यहां पे नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है तो हम नंबर ऑफ स्टेज क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। जब नंबर ऑफ स्टेज बढ़ेगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फिक्स ब्लेड में डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि फिक्स ब्लेड किसके जैसा काम कर रहा है? नोजल के जैसा। ठीक ना, फिक्स ब्लेड किसके समान काम कर रहा है? नोजल के समान काम कर रहा है। इसलिए फिक्स ब्लेड में प्रेशर कम हुआ और इसके बदले हमारी वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जब हम मूविंग ब्लेड में पहुंचे तब क्या हुआ? प्रेशर अभी भी घट रहा है। ठीक ना, लेकिन एट द सेम टाइम वेलोसिटी भी क्या होगी? मूविंग ब्लेड में घटेगी। बात समझ में आई? जबकि इंपल्स टरबाइन में ऐसा नहीं था। वहां पर ये चीज कांस्टेंट हो जाती थी, प्रेशर कांस्टेंट रहता था और वेलोसिटी क्या होती थी? घटती थी। लेकिन यहां पर ऐसा। फिर आगे फिर फिक्स ब्लेड आया तो फिक्स ब्लेड में फिर से प्रेशर घटेगा, बट उसके बदले में वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आगे फिर से मूविंग ब्लेड है तो मूविंग ब्लेड में फिर से प्रेशर घटेगा, लेकिन वेलोसिटी भी क्या होगी? घटेगी। इसीलिए ना तो हमें कंपाउंडिंग की आवश्यकता पड़ती है और ना ही कोई समस्या आती है आरपीएम को लेकर। इसीलिए यहां पर किसी भी तरह की कंपाउंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो ये डायग्राम हमारा जो वेलोसिटी डायग्राम है, लाइन डायग्राम जो भी है, ये किसके लिए है? रिएक्शन टरबाइन के। अब आइए समझते हैं कि हीरोज टरबाइन और पार्सन टरबाइन क्या है। इसके लिए हमें जानना होगा डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक ना, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये चीज हम समझेंगे, तब इस चीज को जान पाएंगे। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझेंगे। इंथैल्पी चेंज इन मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड में कितना इंथैल्पी चेंज हुआ अपॉन टोटल इंथैल्पी चेंज। टोटल का मतलब फिक्स ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड। ठीक ना, ध्यान दें, यहां से यहां प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब यहां से यहां की इंथैल्पी भी तो क्या हो रही होगी? घट रही होगी।
तो फिक्स मूविंग ब्लेड में कितना चेंज हुआ अपॉन फिक्स ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड में कितना इंथैल्पी चेंज हुआ, ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। और डिग्री ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये क्या बताता है भाई, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन इंथैल्पी इन मूविंग अपॉन डेल्टा एच इन फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा एच इन मूविंग ब्लेड। बात समझ में आ रही है। ये जो रेशियो है इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बात करें हीरोज टरबाइन की। हीरोज टरबाइन को हम 100% रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, 100% रिएक्शन टरबाइन। रीजन क्या है, इसके लिए हीरोज टरबाइन के लिए आर की वैल्यू होती है 1। आर की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। इसका क्या मतलब है भाई, आर की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है, ये इंथैल्पी चेंज इन मूविंग ब्लेड अपॉन इंथैल्पी चेंज, टोटल इंथैल्पी चेंज, ये भी कहें बात तो वही है। टोटल का मतलब फिक्स ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जबकि आपके पार्सन टरबाइन के लिए आर, इसको हम क्या कहते हैं, 50% रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए आर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जब हम आर की वैल्यू देखते हैं कि मूविंग ब्लेड और टोटल इंथैल्पी चेंज का जो रेशियो आता है वो पार्सन टरबाइन के लिए 1/2 आता है, जबकि हीरोज टरबाइन के लिए कितना आता है, 1 आता है, ठीक ना। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, 100% रिएक्शन टरबाइन, और इसे कहते हैं 50% रिएक्शन टरबाइन। ये सब कुछ मूविंग ब्लेड से जुड़ा हुआ है। ध्यान दें, इसकी आर की वैल्यू 1 कब होगी, जब फिक्स ब्लेड में इंथैल्पी चेंज कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये टर्म 0 हो जाए, इंथैल्पी चेंज इन फिक्स ब्लेड कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो ऊपर भी मूविंग ब्लेड और नीचे भी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड 100% रिएक्शन। लेकिन यदि 50% इसमें इंथैल्पी चेंज हो और 50% ही यहां हो, इन दैट केस आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और वो किसमें होता है, पार्सन टरबाइन में, और इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, 50% रिएक्शन। क्लियर है। इसी रिएक्शन टरबाइन को हम लोग इंपल्स रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं, और रीजन मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शन टरबाइन को इंपल्स रिएक्शन टरबाइन क्यों कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आपका टरबाइन था, टरबाइन का क्लासिफिकेशन था, ठीक ना। अब हमें समझना है टरबाइन में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक ना, कि ब्लेड के द्वारा कितना वर्क होगा, ठीक ना, नोजल की एफिशिएंसी क्या होगी, ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक ना। इन सब चीज़ों को, दैट इज कैलकुलेशन पार्ट को समझ। जो कैलकुलेशन पार्ट है उसमें सबसे पहले क्या सीखना है हम लोगों को, नोजल एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। जब हम नोजल एफिशिएंसी जान जाएंगे तब हम जानेंगे ब्लेड की एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक ना। फिर हमारा ग्रॉस एफिशिएंसी, स्टेज एफिशिएंसी क्या होता है। इसके अलावा आपको जानना है एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, टेंजेंशियल थ्रस्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि नोजल की एफिशिएंसी क्या होती है और इसे हम लोग क्यों निकालते हैं। नोजल, जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो कहा था कि नोजल एक सिंपली एक पैसेज है, एक रास्ता है, एक कंडक्ट है, जिसके थ्रू जब भी हमारा फ्लूइड पास करता है तो उसकी प्रेशर एनर्जी क्या होती है, घटती है, और बदले में काइनेटिक एनर्जी। बट ये कंडीशनल था, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ये चीज क्या थी, कंडीशनल थी, कि नोजल में प्रेशर एनर्जी कम होगा और बदले में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
ये हमेशा नहीं होता है, इसके लिए कुछ खास कंडीशन है। और पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है टाइप ऑफ फ्लूइड। किस तरह का फ्लूइड है इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लूइड का मतलब है हमारे फ्लूइड दो तरह के होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल। जितनी भी गैसेज हैं, एयर है, दे आर सपोज टू बी कंप्रेसिबल फ्लूइड, आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। और जितने भी लिक्विड हैं, ऑयल हैं, दे आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक ना। तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा नोजल है और इस नोजल से ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये हमने क्या बनाया है, नोजल। तो ये हमेशा एक नोजल की तरह बर्ताव करेगा। कब? जब यहां से जो पास होने वाला फ्लूइड है वो क्या है, लिक्विड है। अगर इससे पास होने वाला फ्लूइड लिक्विड है तब ये चीज हमेशा किसके समान कार्य करेगी, एक नोजल के समान कार्य करेगी यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तब। लेकिन यदि फ्लूइड कंप्रेसिबल हो जाए, क्या हो जाए, और तब ये कहना कि ये नोजल है, ये 100% सही नहीं होगा। इट मे बी नोजल और इट मे बी डिफ्यूजर। यही चीज नोजल भी बन जाएगी और यही चीज डिफ्यूजर भी बन जाएगी। ऐसा कब होगा भाई, ध्यान रहे, ये चीज निर्भर करेगी इनलेट पर मैक नंबर की वैल्यू क्या है। इनलेट पर मैक नंबर की वैल्यू क्या है। यदि मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है, m की वैल्यू, m इज लेस देन और इक्वल टू 1, यदि मैक नंबर की वैल्यू 1 के बराबर है या फिर 1 से छोटी है, तब ये हमेशा क्या रहेगा, नोजल रहेगा, ठीक ना। तब ये नोजल हमेशा कैसा रहेगा। अब मैक नंबर लेस देन 1 का मतलब है इनलेट वेलोसिटी सब सोनिक हो, और m इज इक्वल टू 1 का मतलब है इनलेट वेलोसिटी सोनिक। सोनिक का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक का मतलब क्या है, m इज इक्वल टू 1 का मतलब है सोनिक वेलोसिटी। सोनिक वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। और ये कितना होता है, 1236 किलोमीटर पर आवर। साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है एयर में, 1236 किलोमीटर पर आवर। तो यदि 1236 किलोमीटर यहां पर इनलेट वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से गैस इन कर रहा है नोजल में, इस बॉडी में, यदि वो 1236 किलोमीटर है या फिर उससे कम है, लेस देन 1 का मतलब 1236 से कम, स्पीड ऑफ साउंड से कम है, तो उसे हम सब सोनिक वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, सब सोनिक। यानी 1236 से नीचे जो भी वैल्यू है वो सब के सब सोनिक है। तब इस केस में ये चीज हमेशा एक नोजल रहेगी, गैस हो और या तो इनलेट वेलोसिटी सोनिक हो या सब सोनिक। लेकिन यदि m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 नहीं 1, 1 से ज्यादा हो जाए, 2 भी ज्यादा है, 3 भी ज्यादा है, 4 भी ज्यादा है, लेकिन 1 से तो ज्यादा ही है ना, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। इफ द m इज ग्रेटर देन 1 दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। m इज इक्वल टू 1 हो गया सोनिक स्पीड ऑफ साउंड, और m इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा, उस केस में से हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। यानी 1300 किलोमीटर, 1400, 1500, 1600, ये सब के सब क्या हो गई, सुपरसोनिक स्पीड हो गई। यदि उस वेलोसिटी से इन करेगा और मास क्या, मैटर क्या हो, गैसियस हो, उस केस में यही नोजल कैसे काम करना शुरू कर देगा, जस्ट लाइक डिफ्यूजर। बात समझ में आ रही है। नोजल क्या बन जाता है, डिफ्यूजर, यदि मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कैसा हो, कंप्रेसिबल हो। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की थी, ठीक ना। आज जो हमें समझना है वो नोजल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम लोग कब निकालते हैं, जब आउटपुट और इनपुट, एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई, आउटपुट और इनपुट, रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। 1 से क्या होगी,
एक होने का मतलब 100%, एक होने का मतलब 100%। अगर मेरी एफिशिएंसी 90% है यानी 0.9, एक से क्या हुआ, कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो नोजल की एफिशिएंसी निकालनी है। नोजल हमने ऑलरेडी बात किया है कि यह एक पैसेज है, एक रास्ता है जिससे जब हम फ्लूइड को पास करते हैं तो उसकी सामान्यतः उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और उसका प्रेशर एनर्जी घटता है। ठीक है ना? जब नोजल से कोई चीज पास होती है तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? यानी जब फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है नोजल से तो उस एक्सपेंशन को हम कैसा मानते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे टरबाइन के अंदर स्टीम का एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक होता है, कंप्रेसर के अंदर एक्सपेंशन कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक होता है। भाई टरबाइन के अंदर है क्या, नोजल ही तो है या फिक्स ब्लेड है? तो जब टरबाइन के अंदर का एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक है इसका मतलब नोजल के अंदर भी क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ही होगा। ठीक ना? तो सामान्यतः और आइडियल कंडीशन में कहें कि किसी भी नोजल से जब फ्लूइड पास होता है, जब एक्सपैंड होता है तो वो एक्सपेंशन कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक। लेकिन जब हम रियल में देखें तो रियल में जब हम आइसेंट्रोपिक मानते हैं तो वहां पे चीजों को एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल लेके चलते हैं। लेकिन जैसे रियल केस आता है तो चीजें रिवर्सिबल रह नहीं जाती हैं, चीजें क्या हो जाती हैं, स्लाइड को बंद कीजिए, चीजें क्या हो जाती हैं, इरिवर्सिबल हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? जैसे ही प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शन सामने आता है, फ्रिक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, इरिवर्सिबिलिटी को। फ्रिक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है, इरिवर्सिबिलिटी को। जैसे ही इरिवर्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस होती है प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रह जाता। इसलिए इंथैल्पी जो ड्रॉप होगी उन दोनों में हमेशा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाए। एक्चुअल में वास्तविक कंडीशन में जो इंथैल्पी ड्रॉप होती है वो अलग हो जाती है, और आइडियल जो इंथैल्पी ड्रॉप होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस एक्चुअल बटा आइडियल का जो रेशियो होता है उसी से हमें क्या मिलती है, नोजल एफिशिएंसी। इसको थोड़ा और सही तरीके से समझे। ये हमने एक नोजल ले लिया, ठीक ना? सपोज करो इन करते समय इंथैल्पी कितनी है, H1, और आउट होते समय इंथैल्पी कितनी है, H2। दिस इज योर पॉइंट 1 1 एंड दिस इज योर पॉइंट 2 2। आइडियल अगर हम मान के चले कि सिचुएशन कैसी है, आइडियल है, ठीक ना? तो यहां से यहां तक यहां का प्रेशर P1 और यहां का प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2। क्लियर है? इन करते समय प्रेशर ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे नोजल में आगे जाएंगे प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और एग्जिट पे P2 सबसे कम होगा। बट यहां की वेलोसिटी V1 और यहां की वेलोसिटी, तो V2 इज ग्रेटर देन। क्लियर है? वेलोसिटी नोजल से निकलने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसी को हम HS डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे कहां ड्रॉ करना है, HS डायग्राम के ऊपर। HS डायग्राम का पूरा नाम क्या है भाई, हाँ, इसका खास नाम है मोलियर डायग्राम। बहुत बढ़िया। HS, इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। इसमें ये चीज क्या थी भाई, ये चीज क्या थी, सैचुरेशन कर्व थी, ये सब भूल गए। ये लाइन क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कैसे ड्रॉ करते थे, ऊपर की तरफ। ठीक है, हमें दो प्रेशर दिखाना है, P1 एंड P2। P1 हायर प्रेशर है, जो ऊपर होगा वो हायर प्रेशर होगा। सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक है जी ना? दिस इज योर पॉइंट 1 पॉइंट यहां पर लिया हमने। और नोजल के अंदर एक्सपेंशन कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक।
तो आइसेंट्रोपिक होगा तो एंट्रोपी की लाइन कैसी बनेगी? हॉरिजेंटल। अरे एचएस डायग्राम है। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी को क्या रखना है? कांस्टेंट है। तो कब रहेगा? 1 से कहां पहुंच गए? 1 से, तभी तो यहां पर क्या लिखा सकते हैं हम लोग? S1 इज इक्वल टू, द प्रोसेस क्या हुआ? आइसेंट्रोपिक। लेकिन जब हम ये सिचुएशन कब है? जब इट इज आइडियल कंडीशन, जब चीजें क्या हो? आइडियल हो। लेकिन जब हम रियल में नोजल का यूज करते हैं तो हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जब फ्लूइड इसके अंदर से पास होता है तो इसका जो सरफेस है, नोजल का आउटर सरफेस है, उसे जब फ्लूइड टकराता है तो उनके बीच क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन की बदौलत क्या चीज उत्पन्न होती है भाई? हीट उत्पन्न होती है। फ्रिक्शन की बदौलत क्या उत्पन्न होगा? ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? जो फ्लूइड इससे पास हो रहा था वो फ्लूइड ही इस हीट को क्या कर लेता है? कहेंगे सर ऐसा क्यों? हीट बाहर भी तो जा सकता है। तो याद कीजिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नोजल को आपने क्या बनाया था? एडियाबैटिक। आपने उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया था, यानी हीट बाहर नहीं जा सकती थी, तो हीट अंदर ही रहेगी ना। और ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? जो भी मैटर इसके अंदर से फ्लो हो रहा होगा वही उस हीट को क्या कर लेगा? खुद के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगी? बढ़ जाएगी। सपोज स्टीम था, फ्लो करने वाला कौन था? स्टीम था। तो स्टीम जब उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। तो रियल केस में समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए, रियल में जब एक्सपेंशन होगा तो ये लाइन कहां जाएगी? 1 से 2 कहां जाएगी? यही रहेगी क्या? ये तो आइडियल केस के लिए है ना। रियल में ये लाइन कहां जाएगी भाई? टू डैश। अब देखिए मैंने इस लाइन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। क्यों किया भाई? क्योंकि पहले सिखाया है रिवर्सिबल प्रोसेस को सॉलिड लाइन से और इरिवर्सिबल को ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन से। अब ये इरिवर्सिबल हमने मान लिया, क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या दिखा रहे हैं हम? फ्रिक्शन को दिखा रहे हैं। और जैसे ही फ्रिक्शन, अच्छा फिर दिमाग में आएगा सर ये लाइन आपने इधर क्यों ड्रॉ की, इधर क्यों नहीं ड्रॉ कर दिया भाई? कर सकते थे ना। सीधी नहीं होगी तो टेढ़ा इधर करने के बावजूद हम टेढ़ा क्या कर देते। बट हमें इनका भी ध्यान रखना है। जैसे ही इरिवर्सिबिलिटी आएगी तो एंट्रोपी घटेगी कि क्या होगी? बढ़ेगी। तो एंट्रोपी को भी हमें बढ़ते हुए दिखाना है। इसका मतलब ये लाइन संभव, क्योंकि इस लाइन में तो एंट्रोपी घट जाएगी ना, तो ये लाइन हमेशा इधर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में ध्यान दें, आइडियल में तो हमको यहां पे वेलोसिटी v2 मिलेगी, प्रेशर p2 मिलेगा, बट रियल में हमें क्या मिलेगा? यहां पर रियल में वेलोसिटी v2 डैश मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है? हम जो सोच रहे थे कि हमें v2 मिलेगा, हमें v2 नहीं मिलेगा। ठीक ना? हमें क्या मिलेगा? क्यों v2 डैश मिलेगा? क्योंकि जो इंथैल्पी ड्रॉप हुआ था आइडियल केस में वो h1 माइनस h2 था, जबकि रियल में इंथैल्पी ड्रॉप कितना हुआ है? h1 माइनस h2 डैश हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की एंट्री के कारण ऐसा हुआ। ठीक ना? तो फ्रिक्शन के आने की वजह से क्या क्या चीजें बदली भाई? सबसे पहले तो जो हमको फाइनल वेलोसिटी मान लो यहां 10 मीटर पर सेकंड की मिलनी चाहिए थी आइडियल केस में, तो वो 10 मीटर पर सेकंड आपको नहीं मिलेगा। 10 से कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो नोजल की जो एग्जिट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो हीट डेवलप हुआ था ये किसने एब्जॉर्ब कर लिया? स्टीम ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगी उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगी भाई? स्पेसिफिक वॉल्यूम
बढ़ जाएगी। अब ये बात 90% लोगों के समझ में नहीं आई। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे बढ़ गई, ध्यान दें। अगर स्टीम को हम बहुत ज्यादा गर्म करते जाएं तो सुपर हीटेड होते जाएगा, यानी बहुत ज्यादा गैसेस की तरफ बढ़ता जाएगा। पहले तो वो लिक्विड था ना, और जब हम सुपर हीट करते हैं तो किस में आता है, गैस स्टेट में आता है। धीरे धीरे वो हमने बताया था कि कोई भी गैस या तो बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत लो प्रेशर पे कैसे काम करेगी, आइडियल गैस की तरह काम करेगी। तो जब आप बहुत ज्यादा हीट करते जाएंगे तो किसकी तरफ भागेगा, ये आइडियल गैस। और आइडियल गैस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी हो, इनफाइनाइट, ठीक ना। तो स्टीम को हम जैसे जैसे गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या जाएंगे, तो आयतन क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। पानी को 1 लीटर पानी को हम एक बोतल में इकट्ठा कर सकते हैं ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, कम है। बट उसी पानी को अगर स्टीम में कन्वर्ट करें तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा। यानी जैसे ही लिक्विड से वेपर बना उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, फ्लूइड के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज। स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे क्या होते हैं, जैसे ही लिक्विड रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो वेपर बनेगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो जब हम ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ेगी यानी गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होंगी, बढ़ेंगी, तो डेंसिटी क्या होगी और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो नोजल से पास करते समय फ्लूइड में ये सारी चेंजेस आती हैं, ठीक ना। और इसीलिए किसको आना पड़ा, एफिशिएंसी को आना पड़ा, ठीक है। नोजल की एफिशिएंसी हमें बताएगी एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप टू द आइडियल इंथैल्पी ड्रॉप, ठीक ना। नोजल एफिशिएंसी ऑफ इज, ये क्या होता है, एक्चुअल ड्रॉप अपॉन आइडियल कहें या फिर आइसेंट्रोपिक कहें, आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी। आइसेंट्रोपिक को ही हम आइडियल कह रहे हैं, क्यों भाई, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आइसेंट्रोपिक कौन होता है, एडियाबैटिक के साथ साथ रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल को ही तो हम आइडियल कहते हैं, ठीक ना। तो एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप अपॉन आइसेंथैल्पिक इंथैल्पी ड्रॉप, ये जो रेशियो है इसे ही हम क्या कहते हैं, नोजल एफिशिएंसी। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एक्चुअल में जो इंथैल्पी ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब डिक्रीज, वो 1 से लेके 2' तक हुआ। ध्यान दे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज 2, दिस इज H2 एंड दिस इज H2'। बात समझ में आई। तो आइडियल केस में इतना इंथैल्पी में बदलाव होना चाहिए था, जबकि रियल में मात्र इतना ही हो रहा है। तो रियल में इंथैल्पी ड्रॉप क्या हो गया, कम हो गया, जबकि आइडियल में तो कम, बट एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, कम बटा ज्यादा, तभी तो वैल्यू 1 से कम आएगी। बात समझ में आ रही है। सो एक्चुअल इंथैल्पी ड्रॉप ये हमेशा कम होगा अपॉन आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी ड्रॉप। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, कितना आ जाएगा, H1 माइनस H2' अपॉन H1 माइनस H2, ठीक ना। इसे हम क्या कहते हैं, नोजल एफिशिएंसी कहते हैं। बात समझ में आई कि नोजल में एफिशिएंसी क्यों आया, एफिशिएंसी क्यों निकालनी पड़ी, जबकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन एक चीज मौजूद थी और वो थी फ्रिक्शन, जो प्रोसेस को, अच्छा ध्यान रहे, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, नोजल से निकलते समय बढ़ जाएगी। दिख रहा है ना, यहां पर यहां की एंट्रोपी ये है और यहां की एंट्रोपी है, एंट्रोपी इस दिशा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जब नोजल से स्टीम पास होगा तो वास्तव में वो प्रोसेस कभी भी आइसेंट्रोपिक नहीं रहेगा। एंट्रोपी बढ़ रहा है ना, आइसेंट्रोपिक कब होता, जब एंट्रोपी क्या होती, कांस्टेंट होती, जबकि हमें दिख रहा है कि एंट्रोपी क्या हो रही है,
बढ़ रही है, और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है इसका मतलब वो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक। तो ये सिर्फ आइडियल रूप से आइसेंट्रोपिक है, ठीक ना, प्रैक्टिकली आइसेंट्रोपिक नहीं होता। क्लियर है? चलिए आज यही देते हैं।